हाँ तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं E2 रिएक्शन वाली सीरीज चल रही है। E2 रिएक्शन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर भी में मैंने आपको E2 रिएक्शन के बारे में बताया था बच्चों, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, ये जो E2 रिएक्शन है उसमें हम अब अगले पड़ाव पर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे E2 रिएक्शन इन विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड। अब सबसे पहली बात बच्चों, विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड क्या होते हैं? तो बच्चों 1,2 डाइहैलो कंपाउंड जो होते हैं, 1,2 डाइहैलो कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग विसिनल डाइहैलाइड या 1,2 डाइहैलो कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? तो एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें जो एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो होता है E2 टाइप। ठीक है ना? तो सवाल उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा एग्ज़ाम में कि विसिनल डाइहैलाइड में E2 रिएक्शन होने वाला है। सबसे पहला नंबर तो बच्चों, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विसिनल डाइहैलाइड है, तो ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ इसके रिएजेंट इसका होता है बच्चों जिंक डस्ट के साथ हीट रहता है। जिंक डस्ट से यहाँ पर मतलब यह है कि बच्चों जिंक को हम पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना? बाकी जिंक के साथ हीट भी दिया हुआ हो तो बात एक ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों यही है, जिंक डस्ट के साथ जब भी विसिनल डाइहैलाइड में जिंक के साथ हीट दिया हुआ हो तो बच्चों यहाँ पर E2 रिएक्शन होगा। क्लियर है? इस रिएक्शन में बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड जो है, विसिनल डाइहैलाइड, जब आप विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ हीट करते हैं तो E2 रिएक्शन होता है और बच्चों X2 का रिमूवल होता है। ध्यान से जो बात बोल रहा हूँ, अभी तक आपने जितने भी E2 रिएक्शन देखे थे उसमें बच्चों HX का रिमूवल होता था, बोले तो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन होता था। अब ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों X2 का रिमूवल होगा। X2 का रिमूवल का मतलब है कि डिहाइलोजिनेशन होता है। इस रिएक्शन में बच्चों रिमूवल ऑफ X2 होता है ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा होता है। ठीक है ना? और चूंकि इस रिएक्शन में X2 का रिमूवल होता है इसलिए इसको हम बोलते हैं डिहाइलोजिनेशन, है ना, बोलते हैं कि डिहाइलोजिनेशन होगा इस रिएक्शन में। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था विसिनल डाइहैलाइड में जब विसिनल डाइहैलाइड को जब जिंक के साथ हीट करते हैं, E2 मैकेनिज्म होता है, X2 का रिमूवल होता है और प्रोडक्ट में बच्चों बनता है एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन। तो सबसे काम की बात तो देखो यही है इसमें कि विसिनल डाइहैलाइड को जब हम जिंक के साथ हीट करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में ही होता है। सिंगल स्टेप में होने का फ़ायदा क्या है? कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इंटरमीडिएट के रूप में, कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? फिर इस रिएक्शन में क्या होगा? X2 का रिमूवल होगा, कोई HX का रिमूवल नहीं होगा, X2 का रिमूवल होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इस रिएक्शन में डिहाइलोजिनेशन होता है। अब बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला सवाल बहुत सिंपल है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे दिया। ये देखिए 1,2 डाइहैलो कंपाउंड है, जिंक के साथ हीट किया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछ लिया है। तो बच्चों हम इसका सॉल्यूशन में मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। सॉल्यूशन में मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, कैसे बनाओगे? तो बच्चों यहाँ पर मैकेनिज्म लगेगा, E2 रिमूवल होगा Cl2 का 1,2 पोजीशन से, दोनों से हमें क्लोरीन को हटा देना है। जैसे हम क्लोरीन को हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर एल्कीन बन के तैयार है। यही हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए ये है अल्फ़ा, ये है बच्चों बीटा, है ना, जिंक के साथ हीट किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है Cl2 का रिमूवल होगा। जैसे ही Cl2 का रिमूवल होगा बच्चों तो कोई भी 2 Cl आप उड़ा दीजिए यहाँ, जैसे यहाँ से 1,2 से उड़ा दिया हमने तो CH बच्चों यहाँ पर भी Cl लगा दीजिए, यहाँ भी Cl लगा दीजिए। ठीक है ना? तो ये जो बना बच्चों ये A कंपाउंड हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर सोडियम आयोडाइड एसीटोन हीट दिया हुआ है तो ये भी इसका दूसरा रिएजेंट था। ठीक है ना? और अगर ये ना दे करके फिर से जिंक के साथ ही अगर हीट को कर दूँ इसको मैं, है ना, जिंक के साथ हीट कर दूं बच्चों तो फिर से बच्चों यहाँ पर Cl2 का रिमूवल हो जाएगा और फाइनली यहाँ पर बच्चों
एसिटिलीन आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। बोले तो बी प्रोडक्ट इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना। सोडियम आयोडाइड एसीटोन भी यूज करते हैं बच्चों, है ना, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिंक वाला ही होता है, इसलिए आप जिंक को ही याद रखिए। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए जिंक के साथ हीट दिया हुआ है, फिर से वही 1-2 पोजीशन पर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है बच्चों। तो 1-2 पोजीशन पर हेलोजन है, यानी कि विसिनल डाई हैलाइड हो गया ये कंपाउंड। जब भी विसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड को जिंक के साथ हीट किया जाता है तो E2 रिएक्शन होता है, फिर उसमें डीहेलोजिनेशन हो जाता है, दोनों क्लोरीन का रिमूवल एक साथ होगा। और बच्चों मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर आता है बच्चों। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों यहाँ पर 1-2 पोजीशन पर विसिनल डाई हैलाइड दिया है और यहाँ पर देखिए दिया है एल्कोहलिक KOH। क्या दिया है बच्चों, एल्कोहलिक KOH। हमें पता है एल्कोहलिक KOH के द्वारा भी E2 रिएक्शन होता है, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बच्चों HCl का रिमूवल होता है। देखिए आपको मैंने बताया है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हीट करते हैं ना बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं, जैसे अल्कोहलिक KOH हो गया, सोडियम एमाइड हो गया, ये सब जब लेते हैं तो हमेशा HX का रिमूवल होता है E2 में। क्लियर है। और यही बच्चों जिंक के साथ अगर हीट करूं विसिनल डाई हैलाइड को तो होगा तो E2, बट यहाँ पर बच्चों X2 का रिमूवल होगा। बस यही दो बात आपको समझने की ज़रूरत है और अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो जैसे देखिए ये दिखने में तो लग रहा है विसिनल डाई हैलाइड टाइप का 1,2 डाई येलो कंपाउंड है, बट यहाँ पर रिएजेंट क्या है, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH किस चीज़ का रिमूवल करेगा, HCl का रिमूवल करेगा बच्चों। तो देखिए इसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, इसको आप बीटा मान लीजिए। तो इसको आप अल्फ़ा मानिए, है ना, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा से हाइड्रोजन हटाते हैं, बीटा से हाइड्रोजन हटाते हैं। तो जैसे ही आप करोगे बच्चों तो यहाँ से तो हाइड्रोजन हट गया, तो यहाँ पर क्या बनाओगे CH2 डबल बॉन्ड CH और बच्चों यहाँ पर Cl बचा हुआ रह गया। ये जो है वो A है। अब इसके बाद बच्चों फिर से यहाँ पर देखिए सोडियम एमाइड के साथ हीट, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 रिएक्शन होगा। और ये भी केवल जिंक वाला याद रखना है कि जिंक के साथ हीट आ जाए तो X2 का रिमूवल होगा, है ना बच्चों। बाकी हर में E2 में HX का ही रिमूवल होता है। तो यहाँ पर बच्चों सोडियम एमाइड के साथ हीट किया हुआ है, इसका मतलब E2 तो होगा बट HCl का रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा बच्चों, HCl का रिमूवल होगा। कैसे, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा। तो जिस कार्बन पर क्लोरीन है वो अल्फा हो गया, उसके बगल वाला बीटा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। तो ये आपका बी प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये विसिनल डाई हैलाइड नहीं है जिंक के साथ हीट जो है बच्चों इसके कारण E2 रिएक्शन होता है, बट किस में होता है, विसिनल डाई हैलाइड में। जबकि ये जो कंपाउंड है बच्चों ये है जैम डाई हैलाइड है। क्या है बच्चों, जैम डाई हैलाइड है। और जैम डाई हैलाइड कंपाउंड में बच्चों E2 रिएक्शन जिंक हीट के साथ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। और कारण में भी क्या लिखोगे आप अपने कॉपी में, बिकॉज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नॉट विसिनल डाई हैलाइड, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज जैम डाई हैलाइड। और जिंक हीट जो है ये किसका रिएजेंट है बच्चों, ये रिएजेंट है विसिनल डाई हैलाइड का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों फिर से देखिए दिया है जैम डाई हैलाइड दिया है। क्या दिया है बच्चों, जैम डाई हैलाइड। जब एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा होता है बच्चों तो इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, ठीक है ना। पूरा नाम होता है जैमिनल डाई हैलाइड। और जब 1-2 पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा होता है बच्चों तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। ये बात है, कोई बात नहीं, जैम डाई हैलाइड दिया है, लेकिन रिएजेंट अगर यहाँ पर जिंक के साथ हीट दिया होता तो फिर रिएक्शन नहीं होता लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों रिएजेंट में अल्कोहलिक KOH है। 1-2 देने का क्या मतलब है कि पहले आपको ये 1 अप्लाई करना है, फिर जो बनेगा फिर उसके ऊपर 2 अप्लाई करना है। देखिए बच्चों सबसे पहले हम अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे तो आपको पता है ये अल्फा है, ये बीटा है। हाइड्रोजन जिस कार्बन पर जुड़ा होता है वो अल्फा
और उसके ठीक बगल वाला बीटा। तो हमें क्या करना है, इस पहले के कारण, देखिए मैं इसको लिखता हूँ अलग से, CH3 CH2, फिर बच्चों यहाँ पर CH, यहाँ पर Cl दे दिया, फिर यहाँ पर Cl दे दिया। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको अल्फ़ा मानता हूँ, इसको मैं बीटा मानता हूँ, और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के कारण मैं HCl का रिमूवल करता हूँ, तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बच्चों? तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा बताइए? तो प्रोडक्ट के रूप में बनेगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर बच्चों Cl, है ना। यहाँ पर देखिए A B और के टर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। इसका मतलब इसके आगे भी हमें रिएक्शन को बढ़ाना होगा। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे NaNH2। NaNH2 क्या है बच्चों? ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए ये दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों। ये जब एल्काइल हैलाइड के साथ आते हैं तो हमेशा E2 रिएक्शन होता है और HX का रिमूवल होता है। क्लियर है? इन दोनों को स्पेशली याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पर हीट दे या ना दे, एलिमिनेशन तो होगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें? अब बच्चों ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन लगाना है, HCl का रिमूवल कर देना है। यहाँ से Cl हटा दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दीजिए। तो फाइनली अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चों यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH ये बन गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। अब बच्चों इसी विसिनल डाइहैलाइड में एंटी एलिमिनेशन की बात करेंगे। मतलब टॉपिक का नाम है एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन इन विसिनल डाइहैलाइड, इन विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड, ठीक है बच्चों। देखिए इसी का दूसरा नाम होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन E2 रिएक्शन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर है बच्चों? इस रिएक्शन में क्या होता है, X2 का रिमूवल तो करते हैं बट एक खास तरीके से करते हैं, और वो खास तरीका क्या है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन। जब जब भी E2 मैकेनिज्म होगा बच्चों तो एंटी एलिमिनेशन ही लगता है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होनी है तो हमेशा हमेशा एंटी एलिमिनेशन। देखिए अभी से पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन क्या मैंने कहीं पर भी एंटी एलिमिनेशन की बात करी? नहीं करी। और प्रोडक्ट भी बहुत ही आराम से बन रहा था बच्चों, अच्छे से प्रोडक्ट बन ही रहा था, है ना। तो एंटी एलिमिनेशन की बात जो है ना किसी खास कंडीशन में करते हैं, खास कंडीशन में ही अप्लाई होता है। वो कंडीशन क्या होता है? या तो साफ साफ बोले क्वेश्चन में कि एंटी एलिमिनेशन के द्वारा प्रोडक्ट बनाइए, तब तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, कभी कभी बोलता नहीं है बट क्वेश्चन ऐसा दे देता है जहाँ पर हमें एंटी एलिमिनेशन ही लगाने पड़ते हैं। तो देखिए इसका क्या कंडीशन है, जब बच्चों विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड में दोनों हैलोजन, जब विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड में दोनों हैलोजन अल्फा बीटा के जो हैलोजन है, 1-2 पोजीशन के जो हैलोजन है, अगर उनका कन्फिगरेशन फिक्स हो, अगर उनका कन्फिगरेशन क्या हो बच्चों? फिक्स हो। कन्फिगरेशन फिक्स होने का मतलब है कि एक वेज पर हो, दूसरा डैश पर हो, या दोनों वेज पर हो, है ना बच्चों। कन्फिगरेशन फिक्स होने का मतलब है कि उनका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाता है। तो वैसी स्थिति में बच्चों आपको प्रोडक्ट जो है ना एंटी एलिमिनेशन के द्वारा बनाना होता है। अगर आप एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन जब 1-2 पोजीशन पर हैलोजन का कन्फिगरेशन फिक्स होता है तब वहाँ पर एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन के द्वारा ही होता है। क्लियर है? तो इसमें बच्चों 2 पॉइंट है। इन दिस रिएक्शन रिमूवल ऑफ X2 टेक्स प्लेस बाय एंटी एलिमिनेशन। ये कब कॉन्सेप्ट लगाएंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री में बोले तो एंटी एलिमिनेशन इन विसिनल डाइल। हमें कैसे पता लगेगा कि एंटी एलिमिनेशन ही लगाना है? तो जब 1-2 पोजीशन पर दोनों हैलोजन के कन्फिगरेशन फिक्स हो, बोले तो वेज डैश के रूप में दिया हो, तब हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे देखिए बच्चों सबसे पहला नंबर रिएक्टेंट कंपाउंड को देखिए। रिएक्टेंट कंपाउंड बच्चों 1,2 डाइहेलो कंपाउंड है, बोले तो विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड कंपाउंड है। फिर बच्चों जिंक के साथ हिट किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। इसका मतलब E2 इसमें होता है, बट आप देख रहे हो कि अल्फा बीटा पोजीशन पर जो हाइलोजन है ना उसका कन्फिगरेशन फिक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फिगरेशन फिक्स? है ना, कन्फिगरेशन फिक्स का मतलब है कि दोनों, है ना, दोनों हाइलोजन का जो है ना ओरिएंटेशन फिक्स होना चाहिए। या तो दोनों वेज पर होने चाहिए, या दोनों डैश पर होने चाहिए, या वेज डैश पर होने चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि इनका कन्फिग्रेशन फिक्स है। देखिए बच्चों, कन्फिग्रेशन से मतलब यह है कि अभी अगर आप इन दोनों क्लोरीन को कंसिडर करते हुए, ओरिएंटेशन को कंसिडर करते हुए अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आपको सिस फॉर्म में दिखेगा और ये आपको ट्रांस फॉर्म में दिखेगा। और आपको पता है जब किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है तो उसके कन्फिग्रेशन को डिफाइन किया जाता है सिस ट्रांस से, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर सिस ट्रांस वाली बात तो तभी होगी ना जब इन क्लोरीन को फिक्स कर दिया जाए, या तो दोनों के दोनों वेज पर या फिर डैश पर। क्लियर है? उतना डिटेल में जाओगे तो उतना ही कंफ्यूज होगे बच्चों, तो इसलिए आपको सीधा सीधा मैं समझा रहा हूँ। कन्फिग्रेशन फिक्स का मतलब है कि अल्फा बीटा पोजीशन पर जो हैलोजन है वो या तो वेज पर हो जाने चाहिए, या डैश पर हो जाने चाहिए, या फिर वेज डैश पर होने चाहिए। बोले या तो सिस फॉर्म में होने चाहिए या फिर ट्रांस फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर है? तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये हो गया। अब जिंक के साथ हीट है तो एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके ही प्रोडक्ट बनेगा। अब एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए कंडीशन क्या होता है? एक कंडीशन होता है, विशेष कंडीशन फॉर एंटी एलिमिनेशन, बोथ हैलोजन एट अल्फा बीटा कार्बन must be anti to each other, भाई एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये बात सही है, लेकिन एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लगने के बाद प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? वो तभी बनेगा जब दोनों हैलोजन एक दूसरे के एंटी होंगे। जैसे बच्चों देखिए, इस अल्फा कार्बन पर हैलोजन वेज पर है तो बीटा कार्बन पर जो हैलोजन है वो डैश पर होना चाहिए, जो कि नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर हम बोलेंगे नो रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो रिएक्शन। ठीक है ना? बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। सबसे पहला नंबर, एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे? जब कन्फिग्रेशन फिक्स होगा। एंटी एलिमिनेशन लगकर प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? तभी एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट लग के प्रोडक्ट बनेगा जब दोनों हैलोजन एक दूसरे के एंटी होंगे। अगर नहीं होंगे तो नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में और अब में थोड़ा अंतर है बच्चों। देखिए जब ये क्लोरीन सिंपल वे में इस तरह से होता था ना, यहाँ पर कन्फिग्रेशन फिक्स नहीं है और इसको हम जिंक के साथ हीट करते थे ना, तब कोई एंटी एलिमिनेशन की बात नहीं होती थी और सीधा सीधा प्रोडक्ट बनता ही बनता था, हर हालत में बनता था। लेकिन जब कन्फिग्रेशन फिक्स होगा ना, कन्फिग्रेशन फिक्स, तो प्रोडक्ट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट कब बनेंगे, एंटी एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होंगे। आगे समझ में? चूंकि यहाँ पर एंटी नहीं है इसलिए नो रिएक्शन आंसर हुआ। लेकिन जब आप यहाँ पर देखो बच्चों, ये अल्फा ये बीटा है, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी है, मतलब E2 होगा, एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी लगेगा और Cl2 का रिमूवल भी होगा और प्रोडक्ट के रूप में बच्चों यहाँ से दोनों क्लोरीन को हटा दीजिए और साइक्लोहेक्सिन बन के तैयार है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, इसमें भी कन्फिग्रेशन फिक्स है। जैसे आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़े हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों ये कायरल सेंटर है। इस कायरल सेंटर पर जब आप इस क्लोरीन का कन्फिग्रेशन निकालोगे तो कुछ और आएगा, है ना, और इस क्लोरीन का मतलब इस वाले कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन निकालोगे तो कुछ और आएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ रखा है कि जब भी इस तरह से कोई कंपाउंड फीसर फॉर्म में दिया हुआ हो, बोले तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया हुआ हो और ये कायरल सेंटर हो बच्चों, तो वैसी स्थिति में इसका कन्फिग्रेशन फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, कन्फिग्रेशन फिक्स हो जाता है। अब बच्चों ऐसी स्थिति में चूंकि यहाँ पर भी कहने का मतलब यह हो गया कि कन्फिग्रेशन फिक्स वाले क्वेश्चन आपको दो प्रकार के मिलेंगे। एक तो बच्चों इस तरह से वेज डैश वाला मिल सकता है साइक्लिक कंपाउंड में, और ओपन चेन वाले कंपाउंड में बच्चों ये फीसर फॉर्म में मिल सकता है ना। तो अब इसका भी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। अगर ये फीसर फॉर्म में बच्चों ये जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन सिस फॉर्म में हो तो एंटी एलिमिनेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ट्रांस। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन मान लो आप, यहाँ से बच्चों ये C डबल बॉन्ड C बना दो और यहाँ पर देखो दोनों क्लोरीन तो हट ही जाएगा,
तो यहाँ पर बचा CH3 और इसका बना देना है ट्रांस बच्चों, ये बन गया H और H, यही हो गया इसका प्रोडक्ट। कैसे हुआ ये भी बता दूंगा, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमने देखो ये सिस नहीं है बच्चों, बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिशर में तो सिस ट्रांस जैसी बात होती नहीं है, बट फिर भी मैं इसको सिस जैसा बोल रहा हूँ, सिस जैसा, ठीक है ना, सिस जैसा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन मुझे एक ही तरफ दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन के एक ही तरफ दिख रहा है, सिस जैसा है, तो एंटी एलिमिनेशन के द्वारा ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। अगले में देखो आप इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में इस क्लोरीन के ओरिएंटेशन को देखो, ये आपको अपोजिट दिख रहा है बच्चों, तो ये ट्रांस जैसा है, ट्रांस जैसा है। तो इसमें जब आप एंटी एलिमिनेशन लगाओगे जिंक के साथ तो Cl2 का रिमूवल होगा और ये बच्चों ट्रांस वाला सिस बनाता है प्रोडक्ट, सिस जैसा प्रोडक्ट बनाता है, जैसा नहीं इधर तो सिस ही बनेगा और ये बन गया बच्चों, ठीक है ना। अब ऐसा कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं, वो भी समझा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन चलेगा कि सर ने क्या बता दिया, है ना। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, समझते हो कि ये जितने भी फीसर होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे फीसर एक्लिप्स्ड न्यूमेन से बनाए जाते हैं। किससे न्यूमेन से बनाए जाते हैं बच्चों? एक्लिप्स न्यूमेन से बनाए जाते हैं या फिर एक्लिप्स शॉहर से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे वाला कायरल सेंटर है, यहाँ पर आपको ऐसे करके एक वाई बना लेना है। शॉर्स बनाना बता रहा हूँ बच्चों, और फिर से वाई बना लेना। फिर ये जो नीचे वाला जो कायरल सेंटर है इसको आपको ये मान लेना है पहला, ठीक है ना। इसमें लेफ्ट में देखो H दिख रहा है, H बना लो, फिर Cl दिख रहा है, Cl बना लो बच्चों राइट में, और CH3 नीचे है। अब ये जो ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके ग्रीन कर देता हूँ। फिर लेफ्ट में जो दिख रहा है वो लेफ्ट बना लो, राइट में जो दिख रहा है राइट में बना लो बच्चों। और फिर ये जो CH3 है ना वर्टिकल लाइन, वो हमेशा वर्टिकल लाइन पर ही रहता है। अब आप इसको ऐसे करके मिला दो, मिला दिया। तो बच्चों ये हमने इसका जो है ना ये हमने इसका सोर्स बना लिया बच्चों, इस फिशर का सोर्स बना लिया। अब एंटी एलिमिनेशन के लिए कंडीशन क्या होता है पता है बच्चों? एंटी एलिमिनेशन के लिए कंडीशन ये होता है कि ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है ना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब बताइए अपोजिट कैसे जाएगा? अभी तो दोनों एक तरफ ही दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम रोटेशन लगाते हैं। जैसे हम इसमें रोटेशन लगाएंगे 180 डिग्री वाला, वो भी कितने डिग्री वाला बच्चों? 180 डिग्री वाला। तो जैसे ही 180 डिग्री वाला रोटेशन लगाओगे तो बच्चों ये जो वाई है ना, वाई, ये उल्टा वाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? उल्टा वाई बन जाएगा। बना दो उल्टा वाई। इधर लेफ्ट हैंड साइड जो जैसे वैसे वैसे रहने दो बच्चों। ये वाला फिक्स रखना है, ये वाला फिक्स रखना है, ये वाला घुमाना है, ठीक है ना, ये वाला। तो CH3 पहुंचा होगा ऊपर, देखो 180 डिग्री से घुमाने के बाद क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, दाएं वाला बाएं चला जाएगा, बाएं वाला दाएं चला जाएगा, है ना बच्चों। तो सबसे पहले नीचे वाले को तो ऊपर भेज दिया। अब ये जो राइट है ना, देखो H और Cl में, H लेफ्ट में है, Cl राइट में है, तो लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, तो H यहाँ पहुँच गया होगा और Cl यहाँ पहुँच गया होगा। समझ गए बात को? इस तरह से बच्चों ये हो गया ना। अब क्या करना है, अब बच्चों इसको मिला देना है फिर से। अब आप क्या करो, देखो अब ये जो Cl है और ये जो Cl है बच्चों, देखो इस कायरल सेंटर पर Cl आपको कहाँ दिख रहा है? राइट में। इस कायरल सेंटर पर Cl कहाँ दिख रहा है बच्चों? लेफ्ट में। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से इस Cl को और यहाँ से इस Cl को दोनों को हटा देना है, बोले तो Cl2 का रिमूवल कर देना, और फिर सोचना है कि क्या क्या बचा। तो देखो बच्चों यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ से ये क्लोरीन हट जाएगा, तो मैं इसको एक बार मिटा ही देता हूँ। लो मिटा दिया साहब, यहाँ से इसको भी मिटा दिया आपको समझाने के लिए। और बच्चों जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी तो आया होगा ना बच्चों, डबल बॉन्ड भी तो आया होगा। अब आप गौर से देखो, ये जो CH3 और ये जो CH3 है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं? अपोजिट हुए ना। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ट्रांस जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों? ट्रांस जैसा दिख रहा है। तो इसी का ट्रांसफॉर्म बना दीजिए। यहाँ से CH3, यहाँ पर CH3 बच्चों, यहाँ पर H और यहाँ पर, और इतना माथा फोड़ी नहीं करना है आपको। तो जो मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा वो सीधा सीधा आप अप्लाई करो।
जब भी विसिनल डाइहैलाइड में E2 रिएक्शन करना हो, फिर से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ दोबारा, जब भी विसिनल डाइहैलाइड में, है ना, विसिनल डाइहैलाइड आपको फीसर फॉर्म में दिया हो, फीसर फॉर्म में दिया हो, तो दोनों क्लोरीन को देखो वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में, अगर सिस फॉर्म में दिख रहा है, जिंक के साथ हीट किया हुआ है तो E2 होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लगेगा क्योंकि कायरल सेंटर के कारण इनका भी कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। तो वैसी स्थिति में बच्चों सिस जैसा जो फीसर होगा उसमें एंटी एलिमिनेशन लगाने के बाद ट्रांस वाला कंपाउंड बनेगा। तो ट्रांस वाला बना दो, C डबल बॉन्ड C, Cl हटेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर H। फिर बच्चों ऐसे यहाँ पर देखो ये वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ये ट्रांस जैसा है, एंटी एलिमिनेशन लगाओगे तो ये सिस जैसा बनेगा। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वैसे लगेगा बच्चों, नीचे वाले कायरल सेंटर का आप ऐसे बना दो Cl, H और CH3। फिर ऊपर वाला जो कायरल सेंटर है बच्चों उस पर भी आप ऐसे करके वर्टिकल Y बना दो, यहाँ पर H, यहाँ Cl और यहाँ पर बच्चों CH3। संयोग की बात है, जब ये ट्रांसफॉर्म में होता है ना तो ये दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट ही है। देखो आप, ये Cl यहाँ का राइट में है और ये Cl यहाँ का लेफ्ट में है। तो आप क्या करो, यहाँ पर डायरेक्ट Cl का रिमूवल कर दो। जैसे ही आप Cl का रिमूवल करोगे ना बच्चों, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे डबल बॉन्ड बनाओगे तो देखो ये दोनों CH3 एक ही तरफ है क्या, तो ये जो CH3 एक ही तरफ है ना तो ये सिस फॉर्म बनाता है। तो यहाँ पर CH3 नीचे, यहाँ भी CH3 नीचे, यहाँ H, यहाँ पर H और ये आपका सिस फॉर्म में प्रोडक्ट तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।